मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के ज़िला आजमगढ़ शहर के नेहरू हाल के बाहर, जहां पर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM की पूर्वांचल सतह की समीक्षा बैठक चल रही है। विभिन्न जनपदों से लोग आए हुए हैं और नेहरू हाल के शानदार ऑडिटोरियम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में लोग बैठे हुए हैं और आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के जो सदर हैं शौकत अली माहौली, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मदनापाल से महाप्रधान और आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के ज़िला सचिव, ज़िला जनरल सेक्रेटरी अनिल जायसवाल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर मीटिंग में, समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। यहाँ से आप लोग क्या संदेश देंगे और इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मीडिया बंधुओं के जरिए हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। और साथ में समीक्षा बैठक के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें कार्यक्रम दिलाया कि जिले में बैठक रहेगी। कोने कोने से चलकर जिला अध्यक्ष आए हैं, कोर कमेटी जिला की है। तो बस यही एक काम है कि हमें अगला चुनाव कैसे लड़ना है, रणनीति उसकी तैयार हो रही है, उसकी समीक्षा हो रही है। विधानसभावार, बूथवार सबकी समीक्षा की जा रही है कि हमें अगला चुनाव कितनी मेहनत से, कितनी तेजी के साथ लड़ना है। तो इस समीक्षा बैठक में मुसलमानों के साथ साथ हर बिरादरी, हर समाज, हर बिरादरी के लोग इसमें शामिल होना है? जी बिल्कुल, हर दलित, मैं तो दलित वर्ग का बेटा ही हूँ और दलित समाज बहुत तेजी से हम लोग MIM पार्टी के साथ जुड़ रहा है और बैकवर्ड कास्ट के लोग भी हैं, साथ ही साथ मुसलमान हैं ही। तो हम लोग सारे मिल के चुनाव लड़ेंगे और एक संदेश देंगे। ये 2024 की तैयारी तो नहीं है? जी समझ लीजिए, ये तो आप मीडिया बंधु कह ही रहे हैं कि 2024 की तैयारी और अपना झंडा अपना डंडा, ये हमारी पार्टी की नीति है। तो हम दूसरे पर विश्वास न करके मजबूती से अपना चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो समीक्षा बैठक हो रही है, ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और हिंदू मुस्लिम एकता का एक संगम है। एक संदेश जा रहा है कि हम सब साथ हैं और एक साथ मिलकर इस चुनाव, आने वाले चुनाव की तैयारी करेंगे। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के जो कौमी सदर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो जो दलित, पिछड़े और अकलियत और अल्पसंख्यक और मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी, अन्याय, अत्याचार और उनके हक अधिकार की बात करते हैं और संविधान को बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से दलितों, पिछड़ों की आवाज़ वो बनते हैं, 2024 का भी असर रहेगा असदुद्दीन ओवैसी की इस लड़ाई की? बिल्कुल, देखिए अभी जल्द ही जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिसमें मैं खुद एक उदाहरण हूँ कि यहाँ से चुनाव जीत कर आया। साथ ही साथ हम लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात MIM पार्टी की है, ये पार्टी शोषित, वंचित, मजलूमों की पार्टी है। ये कोई जाति, कोई धर्म किसी को लेकर नहीं चलती, ये सबको साथ लेकर चलती है। तो हमारा पहला मकसद, हमारे बैरिस्टर साहब का पहला मकसद है कि मजलूमों की आवाज़ बनी जाए और संविधान के तहत उनको न्याय दिलाने का काम किया जाए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको जो संविधान दिया है और उसकी खूबसूरती यही है कि चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी समाज हो, यहाँ पर सब लोग आपस में मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं और हर दल में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, सब लोग, सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी उन दलों में रहती है। ये हमारे देश भारत की खूबसूरती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। यही इस देश और यही इस संविधान का संदेश है, पैगाम है। यही इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है और यही पैगाम, यही संदेश लेकर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM भी जनता के बीच में जा रही है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। जी जिले से तकरीबन 35 करीब आदमी लोग आए। नहीं ठीक है, आदमी का आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि हम भीड़ इकट्ठा कर लें। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बलिया जिला अध्यक्ष आए हुए, बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई। बलिया जिला अध्यक्ष आए हुए क्या? बलिया जिला अध्यक्ष आप हैं? आइए, 2 मिनट में अपनी बात रखिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अब्दुल्ला भाई जो हमारे गोपालपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़े थे और
और 8,000 से ज्यादा वोट हासिल किया था उन्होंने। हमारे पदाधिकारियों के पूर्वांचल की बैठक है और ऑर्गेनाइजेशन में जो कमियां है उसको दूर करना, आने वाले लोकसभा इलेक्शन, जिला पंचायत इलेक्शन की तैयारियों को लेकर के हम पार्टी के जिम्मेदारों को इसलिए यहाँ बुलाए हुए हैं। ये सिर्फ पूर्वांचल के हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी इसमें आए हुए हैं। घोसी विधानसभा को लेकर क्या आप लोगों का निर्णय कुछ रहेगा कि? देखिए, घोसी विधानसभा हमारी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ रही है। आगे जो भी निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से होगा, जो भी होगा वो फिर आपके दरमियान में। देखिए, मसला ये है कि हमें तो राजनीति में अछूत समझा जाता है। एक गठबंधन बना INDIA के नाम से, जिस गठबंधन में हमें नहीं पूछा गया। उस गठबंधन में 14-15 पार्टियां ऐसी है जिन पार्टियों के पास ना कोई सांसद है ना कोई MLA है। हमारी पार्टी के पास 2 सांसद हैं, 2 MLC हैं, 10 MLA हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारे पास 88 सभासद, चेयरमैन, कारपोरेटर मिला करके लगभग हमारे 28 जिला पंचायत सदस्य है। तो हमें नहीं पूछा गया। 75 जिलों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें नहीं पूछा गया। हमें सिर्फ इसलिए नहीं पूछा गया कि हमारी लीडरशिप एक दाढ़ी, टोपी और शेरवानी के हाथ में है, इसलिए हमें सियासत में अछूत समझा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, यह हमेशा से होता आया है। तो क्या रणनीति रहेगी 2024 में? ना इंडिया में है ना इंडिया में आप आए तो फिर क्या कैसे क्या? देखिए, हमारा देश, ये जो दोनों NDA हो या INDIA हो, ये उससे बहुत ऊपर है और इंतज़ार करिए। और मुझे लगता भी है कि एक थर्ड फ्रंट बनना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां, जो अभी आप देख लीजिए, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। उत्तर प्रदेश से जो 4 बार हुकूमत में रही है बहुजन समाज पार्टी, उसको भी नहीं पूछा गया। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में BSP के बगैर कोई भी अलायंस सक्सेस होगा। पिछले इलेक्शन में, लोकसभा में 2019 में समाजवादी और BSP का अलायंस था, कांग्रेस भी उस अलायंस का हिस्सा थी। तो 15 सीट जीत करके आए थे, कांग्रेस के शहजादे हार गए थे। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर मिल करके भी इलेक्शन लड़ती है, BSP को इग्नोर करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बड़ा संकेत दे रहे हैं, बसपा से समझौता की गुंजाइश बन गई? नहीं, देखिए, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं जानता हूँ। और हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें कोई नहीं लेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? इलेक्शन में पार्टी सेपरेट करना। हम जिसको भांगड़ा करने के लिए तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं, तो फिर इसका मतलब देश के अंदर 2500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। आप जाइए, उन पार्टियों को बैन करवा दीजिए, देश के अंदर 2 ही पार्टी को रखिए। हाँ, तो तीसरे मोर्चे में कितने लोग शामिल हैं, क्या कुछ चर्चा? नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी मिलकर के भी BJP को नहीं रोक पाएगी। मुस्लिम वोटों के लेकर काफी रसाकसी है कांग्रेस सपा, उसको लेकर तो आप किस तरीके से? देखिए, मुसलमान वोटों को लोग बेवा का माल समझते हैं और हर कोई ये समझता है कि ये हमारा माल है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये हुकूमत में आते हैं हमारे वोटों की ताकत से, तो पलट करके मुस्लिम इलाकों की तरफ नहीं देखते। और इसका जीता जागता सबूत है सच्चर कमेटी, रघुनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों का डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद पलट करके मुसलमानों की तरफ नहीं देखा। उसका रीजन ये है कि मुसलमानों का अपना कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं। जब तक मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक उनकी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक इस देश के अंदर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। बीजेपी की हार पर, समाजवादी की जीत पर मुसलमान लड्डू बांटता रहे, लेकिन जब समाजवादी हुकूमत में आती है तो एक मखसूस तबके का भला होता है, न कि मुसलमानों का।
समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने अपने हमेशा घोषणा पत्र में मुसलमानों की बात तो कही है। 2012 का मैनिफेस्टो आप समाजवादी पार्टी का पढ़ लीजिए। मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, मुस्लिम इलाकों में अलग से हम कैंप लगा करके मुस्लिम नौजवानों की पुलिस में भर्ती कराएंगे, मुस्लिम बच्चियों के एजुकेशन के लिए हम मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल खोलेंगे, ट्यूशन के लिए क्लासेस खोलेंगे जो फ्री ऑफ कास्ट होगा। एक भी वादा अगर इन लोगों ने पूरा किया हो तो बताइए। जब हम उसी बात को कहते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं तुम खामोश रहो, तुम्हारी वजह से बीजेपी को फायदा होता है। 2019 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हम नहीं लड़े थे पार्लियामेंट का, आप बताइए कि बीजेपी किस तरीके से जीत गई। नहीं लड़े थे हम, एक भी सीट नहीं। 2014 हम नहीं लड़े थे, आप बताइए कि बीजेपी कैसे जीत गई। देखिए वही हाल है ना कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। विपक्ष के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो बीजेपी को रोक पाए। हाँ, हमारी पार्टी के अंदर वो ताकत है। आप तेलंगाना को जाकर के देख लीजिए। अपनी स्ट्रेटेजी के तहत हमारे लीडर ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना के अंदर बीजेपी को रोक करके दिखाया है। तो वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि ये हमें छूना नहीं चाहते। अच्छा, मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई है टीचर में, वो बहुत ही निंदनीय है और मैं तो कह रहा हूं कि टीचर को जेल जाना चाहिए और अब तक तो बाबा जी का बुलडोजर पहुंच जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता अगर कोई वही फातिमा का होती, वो तृप्ता त्यागी के बजाय कोई फातिमा होती, कोई आयशा होती, तो आज तो बुलडोजर चल गया होता, अब तक तो वो जेल चली गई होती। यही तो नाइंसाफी के खिलाफ हम बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में एमआईएम के आने की वजह ही यही है कि उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियों ने एक मखसूस तबके के साथ नाइंसाफी की है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में आए और नाइंसाफी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में इस तरह से प्रतिबंध के बावजूद यात्रा निकल रही है। हाँ, अब देख लीजिए, अब देख लीजिए ना, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हम प्रशासन की बात नहीं मानेंगे, हम यात्रा निकालेंगे। अगर यही मुहर्रम के जुलूस की बात होती तो, अगर यही रबीउल अव्वल के जुलूस की बात होती तो मुझे लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रशासन से, हुकूमत से, देश से बड़ा समझता है। ये अपने आप को देश समझता है कि हम जो कहेंगे वही होना है। 24 के पहले की तैयारी नहीं चल रही है ये? अब वो तो आप खुद कह रहे हैं, हम आपके मुंह सुनना चाहते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि आप देख लीजिए। देखिए, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि यहाँ हमेशा चुनाव होता है। यहाँ हमेशा चुनाव, हर 6 महीने 1 साल में चुनाव होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार की शय पर चलते हैं। वरना सरकार अगर चाहे तो किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए 1 घंटा काफी है उसके लिए, लेकिन ये सरकार की शय पे चलता है। जितने भी जोकर है, ये सारे जोकर हुकूमत के सर्कस के जोकर हैं। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।